लोकतंत्र पर हल्ला मचाने वाले विपक्षी नेता अब कोप भवन में चले जाएंगे। लोकतंत्र का रोना रोने वाला विपक्ष अब बिहार पर कुछ नहीं बोलेगा। पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान हुए बीजेपी नेता की मौत पर विपक्ष में सन्नाटा पसरा हुआ है। विपक्ष के बड़े नेता इस पर मौन धारण कर लेंगे। वहीं कुछ विपक्षी नेता और समर्थक ये कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। हालांकि अगर यही बीजेपी शासित राज्य में होता तो ये लोग इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते। हालांकि बिहार से जो खबर आई है वो नीतीश, तेजस्वी और उनके समर्थक के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। वहीं बीजेपी भी एक्शन में है। भगवा दल ने विपक्ष के खिलाफ निकाल लिया है बड़ा ब्रह्मास्त्र। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। इस खबर में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल और उनके बड़बोले सांसद संजय सिंह के बारे में भी कि कैसे संजय सिंह को मोदी सरकार से मिला है करारा जवाब। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से। यूपी को लोकसभा की सत्ता का गेट भी कहा जाता है, जिसका कब्जा यूपी पर उसका कब्जा लोकसभा पर हो जाता है। यूपी की सीटों पर दम भरने भी कई लोग और राजनीतिक दल हैं जो चाहते हैं कि यूपी उनके नाम हो जाए या जीत का ताज उनके सर सज जाए। लेकिन भाजपा ने भी यूपी में ऐसी राजनीतिक बिसात बिछा दी कि विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। इस पर एक ताजा सर्वे भी सामने आया। देश यूपी में जनता इस पर किसको वोट देगी, आपको बताते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 में अब 1 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में देश का सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी दल भी एक साथ आने की कवायद कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का पूरा फोकस यूपी पर है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता वहीं से होकर गुजरता है। यूपी में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में दिख रही है। ऐसे में पार्टी ने प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य तय किया है और इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि उनका पीटीए फॉर्मूला बीजेपी के जीत के रथ पर ब्रेक लगा देगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो क्या विपक्षी दलों का गठबंधन बीजेपी पर भारी होगा या फिर बीजेपी के आगे विपक्ष को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ेगा। ये जानने के लिए हमें 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों का विश्लेषण करना जरूरी है। साल 2014 में यूपी की 80 सीटों में से 71 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया और 43% वोटों के साथ बीजेपी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर पड़ी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 50% तक हो गया, लेकिन सीटें घट गईं और बीजेपी की 62 सीटें रह गईं। इसी तरह इसके एक पीछे बड़ी वजह सपा बसपा का गठबंधन भी था, जिसकी वजह से कई सीटों पर बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ा। 2014 लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी को 71 सीटें मिली, तो वहीं उसकी सहयोगी अपना दल के खाते में 2 सीटें आईं। समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की, तो कांग्रेस ने 2 सीटें अमेठी और रायबरेली पर जीत हासिल की। इस चुनाव में बसपा और आरएलडी का खाता तक नहीं खुला। वहीं 2019 लोकसभा चुनावों के नतीजों की बात की जाए तो इन चुनावों में बीजेपी को 50% वोट मिले, लेकिन पार्टी की सीटें घटकर 62 रह गईं। वहीं बीजेपी की सहयोगी अपना दल फिर 2 सीटों पर जीत हासिल करती है। समाजवादी पार्टी ने भी 5 सीटें जीती। इसका चुनाव में मायावती की बसपा को बड़ा फायदा हुआ और 10 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि 2014 के मुकाबले बसपा को वोट प्रतिशत 1% घटकर 19% रह गया। वहीं अमेठी में राहुल गांधी हार गए और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट रायबरेली पर ही कब्जा कर पाई। वहीं इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बुआ और बबुआ अलग अलग चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा और 50% वोट के साथ बीजेपी यूपी में क्लीन स्वीप कर जाएगी। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता यूपी में 80 में से 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर रहे हैं। पार्टी के नेताओं पर ईडी और सीबीआई द्वारा शिकंजा कसने पर संजय सिंह मोदी सरकार को कोसने लगते हैं और अपनी पार्टी के नेताओं को कट्टर ईमानदार बताते हैं। हालांकि संजय सिंह खुद भी जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। वहीं अब संजय सिंह ईडी पर भी सवाल उठाने लगे हैं। संजय सिंह का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठी कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल है कि अगर जांच एजेंसियां झूठी कार्रवाई कर रही है तो उनकी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही है? क्यों कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि मामला गंभीर है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है? इन सब सवालों का जवाब संजय सिंह के पास नहीं है। अगर उनके पास जांच एजेंसियों के खिलाफ कोई सबूत है तो वो कोर्ट में क्यों नहीं जाते? क्यों वो सिर्फ मौखिक आरोप ही लगाते रहते हैं? वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद संजय सिंह को मोदी सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पलटवार करते हुए
सभी विपक्षी नेताओं को करारा जवाब दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के एक्सटेंशन के फैसले को अवैध करार देने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। हालांकि जब कोर्ट से विपक्ष के खिलाफ फैसला आता है तब विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साधने लगता है। जब राहुल गांधी को कोर्ट से सजा मिलती है तब विपक्ष उसे लोकतंत्र की हत्या करार देता है। ऐसे में विपक्ष की दोहरी राजनीति भी एक्सपोज हो गई है। हालांकि विपक्षी नेता अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा को लेकर दिए गए फैसले के बाद आप सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त के लिए जांच एजेंसी के रूप में ईडी का इस्तेमाल मोदी सरकार करती है। संजय सिंह ने कहा कि जो कार्यकाल संजय कुमार मिश्रा का बढ़ाया गया उस दौरान ईडी द्वारा जो भी कार्रवाई की गई उन सभी मामलों की जांच होनी चाहिए। साथ ही ईडी द्वारा लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस होनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हल्ला मचा रहे विपक्षी नेताओं को जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मनाने वाले विभिन्न कारणों से भ्रमित है। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि सीवीसी अधिनियम में संशोधन जो संसद की ओर से विधिवत पारित किया गया था उसको बरकरार रखा गया है। भ्रष्ट और कानून के गलत पक्ष पर काम करने वालों पर कार्रवाई करने की ईडी की शक्तियां वही रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि ईडी एक ऐसी संस्था है जो किसी एक व्यक्ति से ऊपर है और अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने पर केंद्रित है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करना। इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि ईडी के निदेशक कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो भी कोई इस भूमिका को ग्रहण करता है वो विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले हकदार राजवंशों के एक आरामदायक क्लब के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर ध्यान देगा। तो देखा आपने कैसे अमित शाह ने साफ साफ विपक्ष को कह दिया है कि इस पद पर जो भी व्यक्ति बैठेगा वो कार्रवाई जारी रखेगा। संजय सिंह जो ईडी से केस वापस लेने की मांग कर रहे थे वो नहीं होने वाला है। ये बात अमित शाह ने संजय सिंह और तमाम विपक्षी नेताओं को बता दिया है। केजरीवाल सरकार एक बार फिर एक्सपोज हो गई। दिल्ली की सरकार तमाम बड़े दावे करती नहीं थकती कि सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे करती थी कि हम सत्ता में आएंगे तो जी दिल्ली को वैश्विक स्तर का शहर बना देंगे या वैश्विक स्तर की सुविधाएं देंगे। लेकिन वैश्विक स्तर तो छोड़िए जनाब, दिल्ली का जो स्तर था वो भी खत्म हो गया है। लगभग 2 दशकों से जो दिल्ली बाढ़ का नामो निशान भूल गई थी, आज उस दिल्ली को फिर से बाढ़ ने चपेट में ले लिया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब फिर केंद्र की शरण ले रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं केजरीवाल साहब। दिल्ली में हजारों लोग बाढ़ के संकट में घिरे हुए हैं तो नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में चूक नहीं रहे। एक तरफ दिल्ली में बाढ़ के लिए आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पलटवार करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर तंज कसा। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल हर संकट में अमित शाह से मदद मांगते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सिर्फ विज्ञापन करना चाहते हैं और बाकी काम केंद्र सरकार से कराना चाहते हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के तमाम नेता ट्विटर पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कोरोना संकट से लेकर बाढ़ तक केजरीवाल की ओर से केंद्र से मदद मांगने पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ऑक्सीजन संकट अमित शाह जी ऑक्सीजन दो, बिजली संकट अमित शाह जी कोयला दो, कोविड फैल रहा है अमित शाह जी बेड की व्यवस्था करा दो, यमुना का जलस्तर बढ़े अमित शाह जी मदद करो, मैं तो बस विज्ञापन पर 1000 करोड़ रुपए खर्च करूंगा और दारू का गोरख धंधा करूंगा, बाकी काम केंद्र सरकार करे। बीजेपी नेता ने इस ट्वीट के साथ केजरीवाल को वो खत भी साझा किया जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह के नाम लिखा था। उन्होंने उसमें गुजारिश की थी कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से यमुना में पानी धीरे धीरे छोड़ा जाए। दिल्ली की बाढ़ को लेकर केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से खत लिखकर एक साथ काम करने की अपील की थी। केजरीवाल ने अमित शाह से दिल्ली की संकटग्रस्त स्थिति में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। विपक्ष लगातार लोकतंत्र की दुहाई देता रहता है। लोकतंत्र और राजनीतिक शुचिता पर बीजेपी को पाठ पढ़ाने वाली विपक्ष और खास तौर पर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के कथित भ्रष्टाचार पर मौन साधे हुए हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि वो राजनीतिक बेईमानी और पद का गलत उपयोग करने वालों को कभी माफ नहीं करेंगे। राजनीतिक माहौल ने ऐसी करवट बदली कि नीतीश कुमार राजद से गलबहिया करने को मजबूर हो गए। बीजेपी ने तेजस्वी के कथित भ्रष्टाचार और नीतीश सरकार के खिलाफ आंदोलन और मोर्चा भी किया। बीजेपी के नेता गांधी मैदान में एकजुट हुए
और यहां से जेपी गोलंबर होते हुए डाक बंगला चौराहा पहुंचे। वहीं बीजेपी ने नियोजित शिक्षकों के समर्थन में भी प्रदर्शन किया, लेकिन यहां पहले से तैनात पटना पुलिस ने बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इतना ही नहीं, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। पुलिस ने वाटर कैनन का भी प्रयोग किया। इस दौरान बीजेपी के एक नेता की मौत हो गई। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि सरकार आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। पटना पुलिस ने महिलाओं को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा, ये अन्याय है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि ये अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे, इतने में पुलिसकर्मी लाठी बरसाने लगे। इस बीच नीतीश सरकार के लिए भी एक बुरी खबर आई है। दरअसल एक सर्वे सामने आया है जिसमें पूछा गया कि क्या तेजस्वी को अपने पद से जांच होने तक इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या कुछ कहा है बिहार की जनता ने, बताते हैं आपको इस खबर में। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। 12 जुलाई को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन ये 8 अगस्त तक के लिए टल गई। इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी लगातार घेर रही है। तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। इसी को लेकर बीजेपी की ओर से विधानसभा मार्च भी किया गया है। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल है कि लोग क्या चाहते हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं कि इस सर्वे में क्या सामने आया है। और सर्वे में बिहार की जनता ने जो जवाब दिया है वो काफी चौंकाने वाला है और नीतीश कुमार के लिए किसी झटके से कम नहीं है। लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट के बाद क्या तेजस्वी को इस्तीफा देना चाहिए, इस सवाल के जवाब में 47% लोगों ने कहा है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं 42% लोगों ने ना में जवाब दिया। पता नहीं कहने वाले 11% लोग हैं। महाराष्ट्र की राजनीति का उफान अभी थमा नहीं है। बीजेपी छोटे पवार को सीनियर पवार के सामने खड़ा करने के मूड में है। बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है कि शरद पवार और उनके गुट को इतना कमजोर कर दिया जाए कि 2024 की राह बीजेपी के लिए आसान हो जाए। पहले शिवसेना और अब एनसीपी को कमजोर कर बीजेपी महाराष्ट्र की 48 सीटों को साध लेना चाहती है। कैसे बीजेपी सीनियर पवार को पटकनी देना चाहती है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल भतीजे अजित पवार की बगावत झेल रहे एनसीपी चीफ शरद पवार के सामने अब अपने गढ़ कहे जाने वाले बारामती में भी जमीन खिसकने का खतरा पैदा हो गया है। अजित पवार बारामती में एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस आयोजन में उनके साथ मंच पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। ये आयोजन पुरंदर तहसील में होने जा रहा है, जो बारामती लोकसभा सीट में पड़ता है। यहीं से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद हैं। यहाँ से शरद पवार भी सांसद रह चुके हैं। वहीं बीजेपी की लंबे समय से बारामती सीट पर नजर रही है। यहाँ उसने कई नेताओं को तैनात भी किया है ताकि वे 2024 को लेकर तैयारी करें। अब यहाँ अजित पवार के साथ बीजेपी मंच साझा करके नए अवसर तलाशेगी। 1 साल पहले ही बीजेपी ने मिशन बारामती की शुरुआत की थी। इसके तहत केंद्रीय मंत्रियों को हाईकमान ने आदेश दिया था कि वे इस संसदीय क्षेत्र का दौरा करते रहें। यही नहीं, राज्य के नेता भी लगातार अमेठी का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जब हम अमेठी जीत सकते हैं तो फिर बारामती में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। बारामती लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा आती है। इनमें से बारामती से खुद अजित पवार ही विधायक हैं। इसके अलावा इंदापुर से एनसीपी के विधायक दत्ता भराने हैं और वो भी अजित पवार के ही समर्थक हैं। इसके अलावा दौंद विधानसभा सीट से बीजेपी के राहुल कुल हैं। वहीं खड़कवासला से बीजेपी के भीमराव तापकीर विधायक हैं। इसके अलावा भोर सीट से कांग्रेस के संग्राम थोपते और पुरंदर से कांग्रेस के ही संजय जगताप हैं। इस तरह बारामती सीट पर एनसीपी, कांग्रेस और बीजेपी का मिला जुला असर है, लेकिन सांसद के तौर पर सुप्रिया सुले ही चुनी जाती है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस भी उनके लिए सॉफ्ट रही है। अब बदले हुए हालातों में एनसीपी का एक धड़ा बीजेपी के साथ आ गया है। शरद पवार खेमे के लिए टेंशन की बात यह है कि उनके समर्थन वाला कोई भी विधायक बारामती लोकसभा सीट के अंतर्गत नहीं है। मौजूदा स्थिति में बीजेपी, अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना मजबूत दिख रही है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि सुप्रिया सुले के बारामती से जीतने में अजित दादा का अहम रोल रहा है। अजित दादा जमीनी नेता माने जाते हैं और सीनियर पवार के दिल्ली की राजनीति में जाने के बाद जूनियर पवार ही जमीनी स्तर पर एनसीपी की कमान संभाले हुए थे। यही वजह है कि पार्टी के ज़्यादातर कार्यकर्ता और विधायक अजित दादा के समर्थन में हैं।
ऐसे में इस बार बारामती लोकसभा सीट का चुनाव भी यदि फंस जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। जिस तरह से ममता बनर्जी के राज में हर चुनाव में हिंसा होती है, उसके बाद से ममता बनर्जी सरकार सवालों के घेरे में है। वहीं पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में भले ही टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन हार के बाद भी बीजेपी खुश नजर आ रही है। बीजेपी ने भले ही टीएमसी से कम सीटें जीती हो, लेकिन आंकड़े देखें तो 2018 के मुकाबले बीजेपी की सीटें बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं, इस बार बीजेपी का वोट बैंक भी बढ़ा है। 2018 के पंचायत चुनाव में बीजेपी ने ग्राम पंचायत की 5,779 सीटें जीती थी, लेकिन इस पंचायत चुनाव में बीजेपी की सीट की संख्या 2018 के 5,779 से बढ़कर 10,000 हो गई है। मतलब आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी इस बार बंगाल पंचायत चुनाव में लगभग दोगुना सीटें जीत चुकी है। ऐसे में बीजेपी काफी गदगद है कि बंगाल में उसका कुनबा बढ़ रहा है। इसके साथ ही बीजेपी ने सत्तारूढ़ टीएमसी पर चुनाव में धांधली का भी आरोप लगाया है। वोटिंग के दिन कई ऐसे तस्वीर और वीडियो वायरल हुए थे जिसमें दिख रहा था कि कैसे लोग बैलेट बॉक्स लेकर भाग रहे हैं और उसे नष्ट कर रहे हैं। हालांकि अब चुनाव के दौरान हुए हिंसा को लेकर बीजेपी एक्शन में है, जिस पर बीजेपी ने एक अंदरूनी समिति का गठन किया है और कहा है कि हमारी समिति भी जांच करेगी कि इस हिंसा के पीछे का गुनहगार कौन, जिसके बाद से ममता बनर्जी भड़क गई हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल बंगाल में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो गई हैं। बीजेपी की इस कदम के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहां है? जब असम एनआरसी को लेकर जल रहा था तो ये टीम कहां थी? ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहां होती है? जब यूपी में 67% सीटों पर मतदान नहीं होते हैं। ये बीजेपी प्रोटेक्शन कमेटी है, ना कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। ये चुनाव बैलेट बॉक्स के द्वारा होते हैं। यहाँ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, काउंटिंग एजेंट होते हैं, इन्हें पहले से ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन क्या इसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं? विपक्ष नहीं। सीएम ममता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कई सीटों पर मतदान नहीं हो पाए, लेकिन इसके लिए हमने हमारे कार्यकर्ताओं, नेताओं को किसी प्रकार का विरोध या धरना नहीं करने के निर्देश दिए। विधानसभा के चुनाव सेंट्रल फोर्स की निगरानी में हुए थे। ये चुनाव भी सेंट्रल फोर्स की निगरानी में हुए। उन्होंने सवाल पूछा कि 71,000 बूथों पर चुनाव हुए, घटना कितने इलाकों में हुई? लगभग 60 बूथों पर। लगभग 60 बूथों में गड़बड़ी की गई, कहीं पर बैलेट बॉक्स में पानी भी डाला गया। बनर्जी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने सारे लोग मारे गए। तो देखा आपने कैसे बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के एक्शन में आने से ममता बनर्जी भड़क गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।